अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और नौशीन अपने चैनल पर अपने सभी सुनने वालों को वेलकम कहती है। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत दिलचस्प खौफनाक कहानियाँ लेकर आई हूँ जो मेरे लिसनर्स ने मेरे साथ शेयर की हैं। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी इंडिया से शेयर कर रही हैं नाहिद अयाज। नाहिद अयाज मेरी रेगुलर लिसनर हैं और मुझे ऑलरेडी भी इन्होंने हॉरर स्टोरीज शेयर की हैं और आज भी अपनी एक ज़िंदगी का हॉरर इंसिडेंट मेरे साथ शेयर कर रही हैं। नाहिद कहती हैं कि 12 जन 2020 को मेरे बड़े पापा ने जाना था, तो हम लोग उनको छोड़ने के लिए कानपुर से लखनऊ जा रहे थे। हम लोगों ने उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने जाना था, सी ऑफ करने जाना था। इस सिलसिले में हम लोग सारी फैमिली उनके साथ जा रहे थे। कानपुर से लखनऊ जाते हुए तो हम लोगों को कोई भी परेशानी और दिक्कत ना आई, मगर वापसी पर हम लोगों की गाड़ी एक मखसूस रोड पर आकर ख़राब हो गई जो कि लखनऊ से दूर था। बहुत से लोगों ने उस रोड के बारे में बातें की हुई थी कि वो कुछ आसेब ज़दा है, वहाँ पर कुछ ऐसे मामलात हो जाते हैं, लोगों के बहुत भयानक एक्सीडेंट्स हो जाते हैं या उनकी गाड़ियाँ भी ख़राब हो जाती हैं। हुआ कुछ इस तरह से कि हम लोग आराम से सफ़र कर रहे थे। हम लोगों की गाड़ी में किसी किस्म का कोई भी इशू नहीं था। मेरे डैडी गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे और मैं, मेरी मदर और मेरी कज़न हम लोग बैक सीट पर बैठे हुए थे। एकदम से हम लोगों को बहुत ही बैड स्मेल महसूस होने लग गई, जिस तरह से सराउंडिंग में बहुत गंदी स्मेल आ रही है। हम लोग बड़े हैरान हुए और हम लोगों की हैरत की कोई हद ना रही कि वो स्मेल हम लोगों की गाड़ी से आ रही थी। हम लोगों को बहुत ज़्यादा अजीब महसूस हुआ कि ये किस किस्म की स्मेल आ रही है। स्मेल आते साथ ही थोड़ी ही देर के बाद हम लोगों की गाड़ी नॉर्मल ड्राइव कर रही थी, वो रुक गई। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि हम लोगों की गाड़ी को एकदम से क्या हो गया है। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए। उधर पास ही एक कार गैराज भी था। बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने गाड़ी को वहाँ तक पहुँचाया। जब वहाँ के मैकेनिक ने चेक किया तो उसका ये कहना था कि मुझे समझ नहीं आ रही कि इसमें क्या फॉल्ट है, आप इस गाड़ी को यहाँ से ले जाइए। यानी उसने भी हम लोगों की कोई ख़ास मदद नहीं की। वहाँ पर जो गैराज था उसके सराउंडिंग में बहुत बड़े बड़े दरख्त थे। ऑलमोस्ट उन्होंने उस सारे एरिया को कवर किया हुआ था। हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान थे कि एकदम से हम क्या करें। हम लोगों के कुछ रिलेटिव्स भी थे, उन लोगों को हमने कॉल की कि हम लोगों की हेल्प के लिए आ जाएं, मगर उन सब ने ये कहकर टाल दिया कि आप लोग लखनऊ से काफ़ी दूर हैं तो हम लोग नहीं आ सकते। अब हम लोग बहुत मजबूर थे, यहाँ तक कि हम लोगों ने ये डिसीजन किया कि हम लोग यहाँ से कैब लेकर चले जाएंगे और फिर मेरे जो डैडी हैं वो खुद ही गाड़ी को ठीक करवा कर किसी ज़रिए से ले आएंगे। हम लोग गाड़ी से निकले और निकाब कर कर एक साइड पर बैठ गए। वो जो एरिया था, वो एरिया, वहाँ पर ज़्यादातर कम्युनिटी जो थी वो नॉन मुस्लिम थी। वहाँ पर जितने भी लोग गुजर रहे थे वो हम लोगों को बहुत अजीब अजीब नज़रों से देख रहे थे। हम लोग वेल वियर करके एक साइड पर बैठे हुए थे, निकाब हम लोगों ने किए हुए थे और हम लोग बाहर रोड पर बैठी हुई थी। गुजरने वाला हर इंसान रुक रुक के हमें अजीबोगरीब नज़रों से देख रहे थे। मेरे डैडी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि गाड़ी में ही बैठ जाओ। हम लोग गाड़ी में बैठ गए। अब हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे कि हम लोगों की गाड़ी को तो कोई इशू ही नहीं था, फिर एकदम से इस रोड पर आकर हम लोगों के साथ ये इशू कैसे हो गया। असर की अजान हो चुकी थी और उसके बाद मगरिब होने वाली थी। हम लोगों ने अल्लाह से मदद मांगना शुरू कर दी कि अल्लाह हमारा कोई सबब बना दे। हमने गौसे आज़म का भी वजीफ़ा करना शुरू कर दिया। अल्लाह मुसब्बिबुल अस्बाब है। अल्लाह ने हमारी मदद की। मेरे डैडी ने ट्राई की तो गाड़ी स्टार्ट हो गई। हम लोगों का प्लान था कि वापसी पर हम लोग रेस्टोरेंट जाएंगे और वहाँ पर हम लोग एंजॉय करेंगे, मगर हम लोगों का सारा प्लान धरे का धरा रह गया। अल्लाह का ये शुक्र हुआ कि हम लोग इशा तक किसी ना किसी तरीके से उसी गाड़ी पर घर पहुँच गए। पहले वो गाड़ी थोड़ा सा इरिटेट कर रही थी, उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो गई और इस तरह से ठीक हुई कि जिस तरह से उसको कुछ था ही नहीं। घर आए हम लोगों ने इशा की नमाज के साथ शुक्राने के नवाफिल अदा किए कि हम लोग खैर खैरियत से वहाँ से वापस आ गए। अब ये बात नॉर्मल हो गई। इस बात के बाद कुछ ऐसा हमें महसूस नहीं हुआ। 4 से 5 दिन के बाद मैं अपने बेडरूम में सो रही थी। हम लोगों के रूम का दरवाज़ा बंद था, मगर इतनी रोशनी थी हम लोगों के रूम में कि वहाँ पर रखी हुई चीज़ें और फर्नीचर को देखा जा सके। मैं गहरी नींद में सोई हुई थी। मुझे इस तरह से सोते सोते महसूस हुआ कि मेरे सर के पास कोई खड़ा है।
पहले मुझे नींद में इतना ख़ास फील नहीं हुआ, मुझे यही लगा कि मेरा वहम होगा, लेकिन वो प्रेजेंस इतनी क्लियर थी कि मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे पास कोई खड़ा है, किसी वजूद के होने का एहसास मुझे महसूस हो रहा था। फिर थोड़ी ही देर के बाद मेरे कान में मेरा ही नाम किसी ने कॉल किया। जिस तरह से हम लोग कान में विस्परिंग करते हैं, सरगोशी में कोई बात करते हैं, मेरे कान के पास आकर किसी ने मेरा नेम रिकॉल किया, नाहिद अयाज कहा। और जब किसी ने ऐसा कहा, मैं एकदम से उठकर बैठ गई। जो ही मैं उठकर बैठी, वहाँ पर कुछ नहीं था। मैंने भागते हुए अपने रूम की लाइट ऑन की तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। मैं बहुत घबरा गई। जब मैंने टाइम देखा तो उस टाइम फजर की अजान होने वाली थी। मुझे बहुत अजीब लगा कि ये वहम कैसे हो सकता है, इतना वहम कैसे हो सकता है। मैंने तो प्रोमिनेंट वॉइस सुनी थी अपने पास, फिर ये वहम कैसे हो सकता है। एनी हाउ मैंने नमाज पढ़ी और उसके बाद मैं फिर अपने बिस्तर पर सो गई। नॉर्मल रूटीन में दिन गुजरता गया। रात दोबारा हुई, आधी रात का टाइम था। मुझे इस तरह से दोबारा महसूस हुआ कि कोई मेरे करीब खड़ा है, उसी जगह पर जहाँ पर मैं सोई हुई थी। फिर एकदम से मुझे ऐसा लगा कि मेरे जिस्म के ऊपर जिस तरह से कोई दबाव डाल रहा है, वो दबाव इस किस्म का था कि मेरे जिस्म को कोई टच कर रहा है। अब वो टच भी बहुत ज़्यादा क्लियर था। एकदम से मुझे ऐसा लगा कि मेरा जो अंदर है, मेरा पेट है, मैंने खाना खाया हुआ था, वो एकदम से ऐसा महसूस हो रहा था खाली हो गया, जिस तरह से मैंने कुछ खाया ही नहीं। ये बहुत अजीब सा था सब। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मुझे किसने छुआ, मुझे किसने टच किया। और एकदम से मैंने खाना जो खाया था, मुझे इतना ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं भूखी हूँ, जैसे मैंने कुछ खाया ही नहीं। अपना अंदर मुझे खाली खाली महसूस हो रहा था। मैं फिर उठी, मैंने टाइम देखा, थोड़ी ही देर के बाद फजर की अजान शुरू हो गई। ये जितना भी मेरे साथ ये 2 दिन से जो इंसिडेंट हो रहा था, ये ऑलमोस्ट मिडनाइट को होता था। और जब तक मैं उसको फील करने की कोशिश करती थी या फील कर चुकी होती थी तो फजर की अजान का टाइम हो चुका होता था। आज भी फजर की अजान सुनी मैंने, नमाज अदा की, अल्लाह से दुआ मांगी कि मेरे साथ ये क्या मसला हो रहा है, और फिर जाकर सो गई। बड़ी मुश्किल से मेरी आंख लगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि ये सब क्या हो रहा है। सुबह मैं जागी, नाश्ता किया, मैं बहुत ज़्यादा हंग्री फील कर रही थी। मैंने अपनी रूटीन से ज़्यादा कुछ खा लिया। तब जाकर मुझे महसूस हुआ कि अब मेरा जो स्टमक है वो ठीक है। मुझे इस तरह से फील हुआ। मैंने अपनी मदर से सारी बात शेयर की। हम लोगों के एक रिलेटिव थे, वो जिन्नात के बारे में, अमलियात के बारे में बहुत कुछ जानते थे, साहिब इल्म थे वो। उनके पास हम लोग गए, उनसे सारी बात की तो उनका ये कहना था कि मुझे सारी बात बताएं कि आप लोगों के साथ क्या हुआ और कैसे हुआ और ये कब से हो रहा है। हमने उन्हें सारी बात 1 to all बता दी कि किस तरह से हम लोग कानपुर से लखनऊ गए थे, जिधर वापसी पर हम लोगों के साथ ये हैपनिंग हुई थी। और उसी के 4-5 दिन के बाद मेरे साथ ये सब होने लगा। उन्होंने जब हिसाब लगाया अपने इल्म के मुताबिक, जब उन्होंने चेक किया तो उनका ये कहना था कि जिस रोड पर हम लोगों की गाड़ी ख़राब हुई थी वो रोड हॉन्टेड था, आसेब ज़दा था। उस रोड पर ही वो शयातीन जिन्नात थे जिन्होंने हम पर जानलेवा हमला किया था। हम लोगों ने आयतुल कुर्सी पढ़ी हुई थी और हम लोगों के साथ कुरान पाक की हम लोगों ने कलामें पढ़ी हुई थी, तो वो हम लोगों को कोई जानी नुकसान नहीं पहुंचा सका। उसने हमारी गाड़ी ख़राब की। फिर जिस गैराज पर हम लोग रुके थे वहाँ पर उन्होंने उस दरख्त की भी निशानदेही की जिसने उस पूरे गैराज को कवर किया हुआ था। वो बताते हैं कि उसके ऊपर जिन्नात थे। उनमें से किसी शयातीन जिन की नज़र मुझ पर पड़ी, जो मेरे पीछे मेरे घर तक, हमारे तक घूमने आया। उस रोड के ऊपर बहुत भयानक 2 कार एक्सीडेंट भी हम लोगों से पहले हो चुके थे और हमने भी वो देखे थे। हम लोग बहुत डर गए। फिर उनका ये कहना था कि वो जो जिन्नात था, वो जो जिन था, मैं बावजूद थी, पाक साफ थी, वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सका, मगर उसने अपनी मौजूदगी का मुझे एहसास दिलाया। और जो मैंने खाना खाया था वो इस तरह से ख़त्म हो गया कि उसका मेरे वजूद पर एक असर हो गया था कि मेरा खाया पिया हुआ खाना जिस तरह से वो उसकी तरफ कन्वर्ट हो गया जब उसने मुझे टच किया था। मैं बहुत डर गई और उनसे ये कहा कि इससे कैसे छुटकारा हासिल किया जा सकता है। फिर उन्होंने हमें कुरान पाक के आयात बताए। वो आयात हम लोगों ने बाकायदा पढ़ी, कुछ तावीज़ात दिए जो हम लोगों ने अपने गले में पहने, तो आहिस्ता आहिस्ता उन असरात से हम लोगों की जान छूट गई। अल्लाह का शुक्र है
उसके बाद दोबारा कोई ऐसी हैपनिंग नहीं हुई। जब हमने उनसे वो कुरान पाक की आयत ली, वो तावीज़ात लिए, तो मैं सोई हुई थी, तो मैंने ख्वाब में देखा था कि जिस तरह से कोई बुजुर्ग है सफ़ेद लिबास में, वो उनके सामने कोई एक ऐसा वजूद है जो नज़र नहीं आ रहा। वो ये कहता है कि ये बच्चे हैं, इनको खेलने दो जब तक इनका दिल चाहता है। लेकिन वो जो सफ़ेद लिबास में बुजुर्ग थे, उन्होंने उनको कहा कि नहीं, इसको तंग मत करो। तो अगले दिन मैंने ख्वाब में देखा कि वो जो ना दिखाई देने वाला वजूद मैं देख रही थी, वो एक कटा हुआ उसका सर था, बहुत भयानक उसका चेहरा था, चेहरे पर बहुत बाल भी थे, और उसके उस कटे हुए सर पर भी जो बाल थे वो भी लंबे लंबे थे, और नोकीले उसके दांत थे। और मैंने ये देखा था ख्वाब में कि वो मुझसे दूर चला गया है। इन बुजुर्ग ने, वो सफ़ेद लिबास में जो बुजुर्ग थे, उन्होंने उसको मुझसे दूर कर दिया। और मेरे साथ ऐसा ही हुआ। अल्लाह का शुक्र है कि उसके बाद मुझे दोबारा ना कोई डरावना ख्वाब आया और ना ही कोई ऐसा एहसास महसूस हुआ कि मेरे साथ कोई है। ये मेरी ज़िंदगी की भी रिसेंटली हॉरर स्टोरी थी, इंसिडेंट था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। बहुत शुक्रिया नाहिद अयाज साहब का। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। बावज़ू रहा करें, पाक साफ रहा करें, रात को सोने से पहले वज़ू किया करें, आयतल कुर्सी, चारों कुल, दुरूद पाक पढ़कर अपने ऊपर फूंक कर सोया करें। इंशाल्लाह अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखेगा। लिसनर्स, बाज़ औक़ात हम लोगों को बिल्कुल भी महसूस नहीं होता, ना ही हम लोग ये समझ सकते हैं कि जिस जगह से हम लोग गुजर रहे हैं वहाँ पर कोई ऐसी हैपनिंग हमारे साथ हो सकती है। देखिए, हम लोगों का रूटीन लाइफ में आना जाना हर जगह पर होता है। जब कभी भी आप लोग सफ़र पर जाएं, सफ़र की मखसूस दुआ होती है, उसको पढ़ लिया करें, आयतल कुर्सी पढ़ा करें, सदका लाजमी देकर निकला करें और बावजू होकर जाया करें। अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को बहुत मजबूती से थाम लें। इंशाल्लाह कभी भी कोई ऐसी तकलीफ आपके नज़दीक नहीं। इसी के साथ बढ़ते हैं एक और हॉरर इंसिडेंट की तरफ। ये खौफनाक कहानी मेरे से शेयर कर रहे हैं नवीद कहते हैं कि मैं कोट मोमन से आगे एक गांव का रिहायशी हूं और मैं आपके साथ मेरी खुद की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक सच्ची खौफनाक कहानी शेयर करना चाहता हूं। आज से 8 साल पहले की बात है। हम लोगों का जो घर था बिल्कुल टिपिकल गांव के जैसे कच्चे मकान होते हैं वैसा था, और हम लोगों का गांव बहुत ज़्यादा आबाद नहीं था। चीदा चीदा घर थे और वो भी कुछ फासले पर। हम लोगों को जो दूध लेने जाना पड़ता था वो हम लोगों के गांव का एक डेरा था जहां से दूध लेने जाना होता था, और वो भी हम लोगों के घर से कुछ फासले पर था। मैं कभी कभार टाइम से ही जाकर दूध ले आया करता था। अमूमन शाम के टाइम वहां से दूध लेने जाना होता था। 1 से 2 दफ़ा मुझे अपने काम काज से देर हो जाती थी, तो मुझे जब देर से दूध लाना पड़ता था मगरिब के बाद, तो मुझे काफ़ी दिक्कत होती थी क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा सुनसान और जंगलात पर मबनी था, क्योंकि वो डेरा हम लोगों के गांव से दूर बनता था। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं दूध लेने जा रहा था, मैं लेट हो गया था, मगरिब के बाद का टाइम था। मैं बहुत डरते डरते अपने घर से निकला। मेरे पास टॉर्च थी, मैं टॉर्च लेकर जा रहा था। वहाँ पर भी मुझे 10-15 मिनट लग गए। जब मैं वापस आ रहा था उस टाइम तक मगरिब की अजान तो क्या, नमाज भी हो चुकी थी और इशा होने वाली थी, क्योंकि मुझे वहाँ पर काफ़ी टाइम लग गया था। मैं वहाँ से वापस आ रहा था। हम लोगों का एक मखसूस एरिया था जहाँ पर बहुत ज़्यादा दरख्त थे और सन्नाटा था। उससे थोड़ा ही दूर गांव का कब्रिस्तान था। लोगों के मुताबिक ऐसी बहुत सी कहानियाँ हम लोगों ने कि वहाँ पर अक्सर लोग डर जाया करते थे। वहाँ पर बहुत भयानक जिन्नात का बसेरा था। ये हमने गांव के अक्सर बड़े बुजुर्गों से भी बातें सुन रखी थी, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा डरता था जब रात के टाइम मुझे वहाँ से गुजरना पड़ता था। मैं दूध लेकर आ रहा था और मैं बहुत सहमा और डरा हुआ था क्योंकि मैं बिल्कुल अकेला था, और उस टाइम तक गांव का मुझे कोई भी फर्द उस तरफ नज़र नहीं आ रहा था। मैं जो ही उस रास्ते से गुजरने लगा, मुझे ऐसा लगा कि बिल्कुल मेरे पास आकर, बिल्कुल मेरे आगे आकर किसी ने जिस तरह से कोई पत्थर फेंका है। मैंने वासिया वहाँ पर एक पत्थर गिरते देखा। वो पत्थर कहाँ से आया मैं नहीं जानता। मैं एकदम रुक गया। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मैं तो पहले ही डरा हुआ था, मेरे जहन में ऐसी बहुत सी बातें थी। फिर मैंने वहाँ से तेज़ी से गुजरना चाहा। जो ही मैंने वहाँ से चलना चाहा, मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई चल रहा है। मैंने 1 से 2 दफ़ा खड़े होकर वहाँ पर पीछे मुड़कर देखा, तसल्ली की कि मेरे पीछे कौन आ रहा है। 1 से 2 दफ़ा आवाज़ भी दी, मगर मेरे पीछे कोई भी नहीं था। लेकिन फुटस्टेप्स वाज़िया मैं सुन रहा था कि मेरे पीछे जिस तरह से किसी के चलने की आवाज़ आ रही है। अभी मैं उस रास्ते को क्रॉस नहीं कर सका था। जो ही मैं पलटा, मुझे ऐसा लगा कि दरख्त के नीचे कोई खड़ा है।
इतने अंधेरे में मेरे पास एक टॉर्च थी और वहाँ पर सराउंडिंग में भी कोई ख़ास रोशनी नहीं थी, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा आबादी नहीं थी। वहाँ पर मैंने जब किसी को खड़े देखा, मैंने उसकी तरफ रोशनी की तो देखने में ऐसा महसूस हो रहा था कि वो कोई औरत खड़ी है चादर लेकर। उसका काले रंग का लिबास था और चादर जो उसने ऊपर ली हुई थी वो सफ़ेद रंग की थी। मैंने जो ही उसके पास से गुजरना चाहा, मैं रुक गया। मैंने उसे बुलाया नहीं, ना ही उससे कोई बात की। उसने मुझे बहुत घूर के देखा। उसकी नज़र जो थी वो नॉर्मल नहीं लग रही थी मुझे। मैं तेज़ी से वहीं से उसको क्रॉस करता हुआ आगे बढ़ गया। अभी मुझे उससे 2 से 3 कदम ही मैंने आगे बढ़ाए थे, मैंने पीछे पलट कर देखा, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। मुझे इतनी शदीद हैरत हुई कि ये कैसे मुमकिन है कि अभी यहाँ पर एक औरत खड़ी थी जिसने मेरी तरफ घूर के मुझे देखा है, अब वो कहाँ गई। मैंने दरख्त के पीछे भी होकर देखना चाहा कि वहाँ पर मुझे वो नजर आ जाए, मगर वहाँ पर भी कोई नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुआ। मैंने तेज़ी से चलना शुरू कर दिया। मुझे मुसलसल ये महसूस हो रहा था कि मेरे पीछे कोई चलता हुआ आ रहा है, मगर वो दिख नहीं रहा था। यहाँ तक कि मैं तेज़ी से चलता चलता अपने घर पहुँच गया। मैंने फ़ौरन से अंदर जाकर अपना दरवाज़ा बंद करना चाहा। हम लोगों का लकड़ी का दरवाज़ा था। जो ही मैंने अपना दरवाज़ा बंद करना चाहा, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हम लोगों के दरवाजे को जिस तरह से किसी ने धकेला है, यानी मेरे पीछे कोई था जो हम लोगों के घर में दाखिल होना चाहता था। मैं डर गया। मैंने फौरन दरवाज़ा खोलकर देखा, वहाँ पर कुछ नहीं था, जबकि मैंने उस दरवाजे के ऊपर बाकायदा दबाव देखा था कि मेरे पीछे ही जैसे कोई है, और जिस तरह से मैंने दरवाज़ा बंद किया वो अंदर आना चाह रहा था। मैं बहुत डरा और घबराया हुआ था। मैंने दूध जाकर अम्मी को दिया। उन्होंने मेरे से पूछा कि तुम इतने घबराए हुए और डरे हुए क्यों हो। मैंने उन्हें सारा माजरा बता दिया कि इस तरह से मैं वहाँ से दूध लेकर गुजर रहा था। पहले मेरे पास किसी ने पत्थर फेंका, मैंने दरख्त के नीचे एक औरत को देखा और मेरे देखते ही देखते वो गायब हो गई, और फिर मेरे पीछे यहाँ तक कोई चल के आया है। जब मैं घर के अंदर दाखिल हुआ हूँ तो किसी ने दबाव डाला है दरवाजे पर, जैसे कोई आना चाहता था। मुझे कुछ समझ नहीं आई कि मुझे क्या हुआ था। अम्मी ने मुझे पानी पिलाया और ये कहा कि रिलैक्स हो जाओ, जो भी होगा अल्लाह खैर करेगा। उन्होंने आयतल कुर्सी पढ़ के मेरे ऊपर फूंक दी, मगर मेरे जहन से वो असरात जा ही नहीं रहे थे। मैं काफ़ी देर सहमा और डरा एक कोने में बैठा रहा। हम लोगों ने खाना खाया रूटीन के साथ। हम लोग जल्दी सोने के आदी थे। 9 बजे तक हम लोग सो जाया करते थे। हम लोग सारे अपने अपने रूम्स में सो रहे थे। आधी रात का टाइम हुआ तो हम लोगों को अपने घर में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस फील होने लग गई। यानी ऐसा लग रहा था कि हम लोगों का जो मेन दरवाज़ा है उस दरवाजे पर कोई बार बार दस्तक दे रहा है। आधी रात का टाइम, आज तक हम लोगों के घर कभी कोई नहीं आया, और वहाँ पर हम लोगों के घर पर बार बार कोई दस्तक दे रहा था। मैं भी जाग गया, मेरे वालिद साहब भी जाग गए। हम दोनों ने बाहर जाकर 2 से 3 दफ़ा पूछा कि बाहर कौन है, मगर बाहर किसी की आवाज़ नहीं आई। हम लोग फिर मायूस होकर वापस आ गए। अब हम लोग दरवाज़ा खोलकर इसलिए नहीं देखना चाहते थे कि गांव का एरिया था, हम लोगों को ये डर था कि कोई चोरी की नीयत से ना आया हो। मगर हैरत अंगेज बात यह थी कि बार बार दरवाज़ा खटखटाने पर जब हम लोगों ने पूछा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। दिन गुजर गया, यानी रात गुजर गई। हम लोग जाकर सो गए। सुबह हुई। सुबह जैसे ही हम लोग जाके मैं अपने घर से बाहर निकला तो हम लोगों के बाहर घर के बहुत ज़्यादा एक साइड पर मिट्टी खुदी हुई थी। हम लोगों को बहुत हैरानगी हुई कि ये मिट्टी किसने खोदी है। वो मिट्टी का पूरा एक गड़ा खुदा हुआ था। हम लोगों को बहुत ज़्यादा हैरानगी हुई कि रातों रात हम लोगों के घर की कच्ची दीवार के साथ ये मिट्टी किसने खोदी है, ये गड़ा किसने खोदा है। यहाँ तक कि हम लोगों के घर के फासले पर कुछ घर थे, उनसे भी मालूमात ली गई। उनका भी यही कहना था कि हम लोग इस बारे में कुछ नहीं जानते। हम लोगों ने ना उस घड़े को छेड़ा, ना ही उस मिट्टी को छेड़ा। मैं अपने काम पर चला गया। शाम को जब मैं वापस आया, मैं वापसी पर असर से पहले ही दूध लेता हुआ वापस आ रहा था, और जब मैं घर की तरफ आ रहा था तो मगरिब हो चुकी थी। जो ही मैं अपने घर से थोड़ा सा दूर था, मुझे इस तरह से महसूस हुआ कि वो जो गड़ा हम लोगों के घर के बाहर खुदा हुआ था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रोशनी है, जैसे वहाँ पर आग जल रही है। मैंने अपनी आंखों से वहाँ पर आग जलती देखी। मैं बहुत घबराया कि हम लोगों के घर में आग लगी है। जो ही मैं तेज़ी से उस तरफ भाग कर पहुँचा, उस घड़े में जो आग लगी हुई थी, मेरे वहां पर पहुंचने तक वो गायब हो गई, जबकि मैंने बहुत ज्यादा रोशनी और आग जलती हुई देखी थी। मैं बहुत ज्यादा डरा। मैंने जल्दी से दरवाजा खटखटाया और मैं अंदर चला गया। मैंने घर वालों को जाकर बताया कि हम लोगों के घर के बाहर आग लगी हुई है। सब घर वालों ने आकर देखा। अब हम लोगों को बहुत ज्यादा टेंशन शुरू होगी कि इस गड़े का खोदना और आग का जलना कहीं हमारे घर को कोई नुकसान ना हो जाए। हम लोग बहुत ज्यादा खौफजदा थे। बामुश्किल हम लोगों ने
खाना वगैरह खाया, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान थे। आधी रात का टाइम हुआ, फिर हम लोगों के घर के बाहर दस्तक होना शुरू हो गई और भयानक आवाज में किसी ने रोना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि हम लोगों के घर के बाहर बैठकर कोई औरत बहुत भयानक आवाज में रो रही है। हम लोगों ने छत के ऊपर से जाकर देखना मुनासिब समझा। हम लोगों ने दरवाजा नहीं खोला। जो ही हम लोगों ने अपने छत के ऊपर से जाकर झांका, उस गड्ढे के अंदर एक औरत बैठी थी। वो झुककर बैठी हुई थी, क्योंकि हम लोगों के घर के बाहर भी एक बल्ब जल रहा था। जब हम लोगों के साथ एक गड्ढे वाली हैपनिंग हुई थी, तो हम लोगों ने अपने घर के बाहर एक बल्ब लगा दिया था। उस बल्ब की रोशनी में साफ देखा जा रहा था कि वहां पर कोई औरत बैठी है, जो कि अपना सर अपने घुटनों पे रखकर रो रही है। हम लोगों ने पूछा उससे कि कौन हो तुम और क्यों रो रही हो। जो ही उसने हमारी आवाज सुनी, उसने ऊपर देखा। उसका चेहरा बहुत ज्यादा भयानक था, उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी। हम लोग डर के पीछे हटे तो आवाज आना बंद हो गई और वो गायब हो गई। फौरी हम लोगों ने जब ऊपर झांक कर देखा, वहां पर कोई भी नहीं था। घड़ा स्टिल वहां पर खुदा हुआ था। हम लोग बहुत ज्यादा डर गए। हम लोग नीचे भागे। हम लोगों ने कुरान पाक अपने कमरे में रखा, आयतल कुर्सी पढ़ी, दुरूद पाक पढ़ा और अपने ऊपर फूंक लिया। सारी रात हम लोगों के घर में डिस्टर्बेंस रही और वो डिस्टर्बेंस हम लोगों को अपने घर में भी महसूस हो रही थी, जैसे हम लोगों के सहन में कोई भाग रहा है। मगर वो इतना खौफजदा वो मंजर था कि हम लोगों की हिम्मत नहीं हुई कि हम लोग बाहर झांक कर देखें। सारी रात हम लोगों ने जाग कर एक कमरे में गुजार दी और अल्लाह से मदद मांगते रहे। अगले दिन हम लोग जब जागे, हम लोगों के सहन में इस तरह से निशान थे जिस तरह से घोड़े के पाँव के निशान होते हैं। मट्टी का हम लोगों का सहन था और वो इस हद तक गहरे निशान थे कि वहां से मट्टी उखड़ी हुई थी। जितनी तेजी से वो रात को भाग रही थी वो मखलूक, उसी तरह से मट्टी वहां से उखड़ती गई और पूरे सहन में उसके निशानात थे। हम लोग बहुत ज्यादा डर गए। हम लोग फौरन हम लोगों के गांव में एक पीर साहब हुआ करते थे, उनके पास गए, उनको सारा माजरा बताया। पीर साहब हम लोगों के साथ वो जगह देखने आए। पीर साहब ने उस गड्ढे को भी देखा, हम लोगों के घर में वो निशानात भी देखे। फिर उन्होंने वहां पर बैठकर कुछ पढ़ाई की। उन पीर साहब ने जब सारा अमल किया और पानी दम किया, तो उनका ये कहना था कि जिस रास्ते से मैं गुजर के आया था, वहां पर बहुत भयानक एक चुड़ैल का बसेरा था, जो मेरे तक़ुब में मेरे साथ मेरे पीछे चलती हुई हम लोगों के घर तक आई थी। तभी उसने उस दरवाजे के ऊपर दबाव डाला था, जो कि वो खोलना चाहती थी। और जब मैंने एकदम से उस दरवाजे को खोल दिया था, तो वो हम लोगों के घर तक आ गई थी। वो हम लोगों के घर में अपना बसेरा करना चाहती थी। पीर साहब ने हम लोगों के घर में कुछ तावीज़ लिख कर लगाए और हम लोगों को एक पानी दम करके दिया। और उनका ये कहना था कि जिस टाइम मगरिब की अजान हो जाए, उसके बाद उस गड्ढे में और अपने सहन में पानी हम लोगों ने फैला देना है, स्प्रे कर देना है। ऐसा ही हम लोगों ने किया। जो ही मगरिब की अजान हुई, नमाज के बाद हम लोगों ने उस खुदे हुए गड्ढे में भी पानी जाकर फेंका और अपने सहन में भी उसका अच्छी तरह से छिड़काव कर दिया। आधी रात का जब टाइम हुआ, तो हम लोगों को किसी किस्म का कोई शोर शराबा महसूस नहीं हुआ, बस हल्की हल्की चीखों की आवाजें आ रही थी। सारी रात हम लोगों ने वो बहुत ज्यादा आराम से गुजारी। अगले दिन सुबह जाग कर देखा तो जो हम लोगों के सहन में खुदी हुई जमीन थी, जहाँ पर वो पाँव के निशान थे जिससे मिट्टी उखड़ी हुई थी, वो बिल्कुल गायब हो चुकी थी। तभी हम लोगों ने जब बाहर का दरवाजा खोलकर देखा, तो जो गड्ढा खुदा हुआ था वो भी अपने आप बंद हो चुका था। उसके बाद दोबारा हम लोगों को कभी भी कोई डिस्टर्बेंस महसूस नहीं हुई। फिर हम लोगों ने पीर साहब को जाकर ये सारी बात बताई, तो उनका ये कहना था कि अगर 3 दिन से ज्यादा ये काम होता तो वो हम उस जगह पर मुकीम हो जाती, तो ये मुमकिन था कि हम लोगों के घर पर वो बसेरा कर लेती। मगर हम लोगों ने दूसरे दिन ही जाकर जब इस बात का सारा अमल करवा लिया, तो वो हम लोगों के घर से दूर जा चुकी थी। ये मेरी जिंदगी की सच्ची खौफनाक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया नवीद आपका। लिसनर्स, ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ बहुत सी स्टोरीज में ये बातें शेयर कर चुकी हूँ कि ऐसे बहुत से मकामात होते हैं जो आज सेबज़दा होते हैं। गाँव के ऐसे इलाके जो वीरान होते हैं, जहाँ पर कब्रिस्तान होते हैं, वहाँ पर दरख्त होते हैं, वहाँ पर असेब और जन्नात का पाया जाना इस बात की तस्दीक करता है कि वो जगह वीरान है, वहाँ पर ऐसी चीजें मौजूद हो सकती हैं। जब भी आप लोग ऐसी जगह के पास से गुजरें, कोई डिस्टर्बेंस, कोई नॉइस महसूस करें, उसको फौरन इग्नोर कर दिया करें और उसी टाइम आयतल कुर्सी पढ़कर वहां से तेजी से गुजर जाया करें। एहतियात बहुत ज्यादा जरूरी होती है। हमेशा अपना ख्याल रखा करें, बावजू रहा करें, आयतल कुर्सी और कुरान पाक
ضرور پڑھا کریں کہ اللہ آپ سب کو، ہم سب کو ایسی آفات سے محفوظ رکھے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانیاں کیسی لگیں، اور لسنرز آپ سب نے مجھے بہت اپریشیٹ کیا۔ خالی گھر ناول آپ لوگوں کو بہت پسند آیا، بہت شکریہ آپ کا۔ انشاءاللہ کچھ ٹائم کے بعد میں کوئی اور بہت بیسٹ ناول آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ اسی طرح سے مجھے سپورٹ کرتے رہیں اور میرے چینل کا حصہ بنے رہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ آپ لوگ بھی اپنی زندگی کی سچی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی پر۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، نوشین کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ نگہبان۔